सुनील चौधरी है। अभी तक हमने 2 वीडियो के फाइनल शॉट बनाए, ये हमारे बच्चों को बहुत पसंद आया। चलिए, जिन बच्चों की तैयारी नहीं हो पा रही है, बच्चों जल्दी से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि हम लोग के हाफ ईयरली स्टार्ट हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों के 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके हाफ ईयरली एग्जाम 20 नवंबर से स्टार्ट है। तो बिल्कुल मत घबराइए। अगर आप हमारे सिर्फ इन वीडियो को भी देखेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और ज्यादातर आपके जो क्वेश्चन हैं वो किन किन चैप्टरों से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आ रहे हैं। किसी किसी स्कूल में सिर्फ 3 चैप्टर को लिया गया है, रासायनिक अभिक्रियाएं समीकरण, अम्ल क्षार और लवण, और तीसरा जैसा कि आज बोर्ड पे देखें धातु और अधातु। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूलों हैं जिनमें 5 चैप्टर को पूछा जा रहा है, क्योंकि केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है ही। तो बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग जितनी भी चीज जल्दी हो सके बाकी का भी रिवीजन कर लेंगे। आज की क्लास हमारी इसी के बेस पे है। अगर आप चाहते हैं निश्चित सफलता के लिए तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और 100% आपको अच्छे आज की वीडियो लगेगी और जानकारी, क्योंकि देखिए आप पेपर देने जाएंगे तो जब पेपर में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप क्या लिखेंगे। तो जानकारी होना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो एक जानकारी होगी कि हमारी इस चैप्टर से क्या क्या चीजें आएंगी। अगर हम बात करें तो निश्चित सफलता के 4 मूल मंत्र हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप जो एग्जाम दे रहे हो उसमें आप निश्चित सफल हो तो हमारे द्वारा ये 4 मूल मंत्र है। सबसे पहला है, रोज कॉपी एवं बुक से पढ़े। आपके पास प्रॉपर जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं उस चीज के लिए आपके पास बुक और प्लस जो क्लास नोट्स है या जो आप नोट्स बना के रखें उस नोट से रोज पढ़ना चाहिए। उसके बाद पैटर्न को समझे। अब जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से एनसीईआरटी पैटर्न पूरा तरह बेस हो गया है। उसमें आपको दिया जा रहा है कुछ बहुविकल्पी प्रश्न है, कुछ अति लघु प्रश्न है, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। इन बातों को समझना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे एमसीक्यू है, वेरी शॉर्ट है और लॉन्ग है। इस टाइप के प्रश्न 100% आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर आपके पास पुराने प्रीवियस पेपर हैं, जैसे अगर बात की जाए तो पिछले 10 सालों के प्रीवियस पेपर आप ले लीजिए और उन्हें खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। खुद से नहीं होता है तो कॉपी, क्वेश्चन बैंक, बुक का सहारा लीजिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से उनसे देखकर हल कर कर या अपने टीचर से समझकर उसको अच्छे से याद कीजिए। रिवीजन रोज करें। जितनी जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतना ही जल्दी आपका फायदा है, उतना ही जल्दी आपका विकास है। ठीक है, इसलिए बेटा रिवीजन रोज करना चाहिए। ठीक है, जितनी जल्दी आप रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और हम लोग आगे की तैयारी और अच्छे से कर सकेंगे। 2021-22 में 30% रिड्यूस सिलेबस है, आपको ये पता है। जैसा कि धातु अधातु है तो इसकी भी कुछ टॉपिक जो है ऐसी जो क्या है 30% इसका रिड्यूस है। उसको छोड़कर जितने भी बिंदु हैं उन पे अवश्य ध्यान दीजिए। और जैसा कि रिक्वेस्ट है, आप बच्चों वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप अच्छा कर पाएंगे, वरना आपको बता दे जो सिर्फ केवल भगाते हैं, कुछ भी नहीं सोचते कि ऐसे ही दे देंगे एग्जाम हो जाएगा, उनके मार्क्स कभी अच्छे नहीं आते। अगर आपको पाना है निश्चित सफलता तो आप पूरा वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। देखिए, हम लोग जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है धातु। तो हमने पाया कि धातु जो है ठोस होते हैं। एक को छोड़कर, कौन? पारा। पारा ही जो है वो द्रव अवस्था में पाया जाता है और इसीलिए उसके अलावा पारा की सारी जो क्वालिटी होती है वह धातु की जैसी होती है। फिर पूछा जाए धातु सामान्यतः क्या होते हैं? धनायन होते हैं।
अगर मेरा बच्चा कोई इंग्लिश वाला देख रहा है तो याद रखिएगा कैटायंस। मेटल आर जनरली सॉलिड इन नेचर बट एक्सपेक्ट मर्करी, दे ऑल्सो फॉर्म लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायंस। ठीक है, अगर आपको याद होगा धातु की कुछ और प्रॉपर्टी के बारे में, तो आपको बताया गया था कि धातु सामान्यतः ठोस होते हैं, चमक होती है, आघात वर्धिता होती है, तन्यता का गुणधर्म होता है। कुछ याद आ रहा है? तो अकॉर्डिंग टू मी हम धातु और अधातु को कुछ भागों में बांटते हैं। जैसे अगर देखा जाए, एक ले लेते हैं क्या, अधातु। धातु सिर्फ ठोस अवस्था में पाए, अधातु ठोस भी थे, द्रव भी थे, गैस भी था। सबसे ज्यादा द्रव में पूछा जाता है ब्रोमाइन। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में पाते हैं। उसके बाद ये धनायन होते हैं, ये सामान्यतः क्या होते हैं, ऋण आयन होते हैं। देखिए ये धनायन हो गया और ये क्या हो गया बच्चा, ऋण आयन हो गया। इसके बाद इसके कुछ गुणधर्म हैं। अकॉर्डिंग टू मी अगर हम इनके गुणधर्म को समझें तो दो गुणधर्मों में इनको हम बांट देते हैं। एक भौतिक गुणधर्म और दूसरा बच्चा जो है वो है रासायनिक गुणधर्म। अगर आपके पास एनसीईआरटी बुक है तो निकाल लीजिए, या जो भी आपके पास बुक है, जैसे किसी के पास नगीन होगा, किसी के पास राजीव होगा, तो जो भी बुक है बच्चा आप खोल लीजिए, आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, अगर हम इसके गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहला ही होता है अवस्था। तो याद करिए, धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, अधातु तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। उसके बाद गुणधर्म था आघात वर्धिता। इंग्लिश वाले बच्चे हैं तो याद रखिएगा मेलेबिलिटी, कि जितनी भी धातु को मारेंगे वो चपटे होकर फैल जाएंगे, तो आघात वर्धिता का गुणधर्म होता है। और इन्हीं गुणधर्म के द्वारा पतली पतली चादरें बनाई जाती हैं, जैसे लोहे का दरवाजा बनता है, पंखे वगैरह बनते हैं आदि आदि। उसके बाद होता है तन्यता, जिससे तार बनाए जाते हैं। ठीक है, इंग्लिश की बात करें तो डक्टिलिटी, धातुओं में तन्यता गुणधर्म होता है, अधातुओं में नहीं होता है। तो जो तार वगैरह का निर्माण होता है वो धातु से ही होता है। सबसे पहले हम लोग के पास लोहे के तार होते थे, शॉर्ट सर्किट ज्यादा होता था, फिर चेंज हुआ, एल्युमिनियम हो गया, और आज ज्यादातर कॉपर का यूज किया जाता है। सवाल होगा कि सबसे अच्छा क्या है, तो सबसे अच्छा सिल्वर है। लेकिन अगर हम अपने घरों में सिल्वर का तार लगा दें तो चोर चोरी करके ले जाएंगे, इसीलिए हम लोग कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आपको याद आएगा चमक, कि धातुओं में विशेष चमक होती है, और इसी चमक के कारण ही क्या हो गया, सोना सबसे महंगी धातुओं में गिनने जाने लगा। और आप जानो सिर्फ 10 ग्राम औसतन 50 से 60 हजार रुपए कीमत होगी, और इसी सोने की वजह से क्राइम भी बढ़ गया। चलिए अच्छा, उसके बाद है चालकता। तो आपको कहा गया धातुएं जो है वो विद्युत और उष्मा के सुचालक होते हैं और वो कुचालक होते हैं। अगर इनके कुछ उदाहरण की बात करिए तो याद करिए सोडियम, पोटेशियम, आयरन, निकिल, बहुत सारे। उसी तरह अगर हम इनके उदाहरण की बात करें तो आपको याद आएगा, शुरू से ले लो कोई भी जो आपको अच्छे से याद हो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये सब क्या है, अधातु। चालकता के बाद आती है पारदर्शिता। तो ये कहा गया धातुओं के आर पार नहीं देखे जा सकते, लेकिन अधातुओं के आर पार देखे जा सकते। ये उसकी क्या हो गई, पारदर्शिता। धातु अपारदर्शी होते,
अधातु, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी तीनों होते हैं। उसके बाद एक और याद रखिएगा, घनत्व। तो धातुओं के घनत्व गलनांक अधिक होते, जिसको हम शॉर्टकट में एमपी और बीपी के नाम से जानते हैं। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये उच्च होता है और उसमें नहीं होता है। बताइए, क्या ये भौतिक गुणधर्म याद हो गए? इनसे कुछ कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको अच्छे से याद कर लीजिएगा। रासायनिक गुणधर्म की बात करें तो सबसे पहला ही आता है अम्लों से क्रिया। तो जितने धातु हैं वो अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। इसको तो भूलिएगा नहीं, सबसे ज्यादा पूछा यही जाता है कि कौन मुक्त करता है। तो धातु अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। उसके बाद आती है प्रकृति। धातुओं की प्रकृति धन विद्युती, अधातुओं की प्रकृति ऋण विद्युती। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, ये इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हैं। उसके बाद याद करिए, आता है जल से क्रिया। इसके बाद धातु ऑक्साइड से क्रिया, फिर धातु कार्बोनेटों से क्रिया। अगर बच्चों इतनी पॉइंट को आप देख लोगे तो 100% आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। और लास्ट है मिश्र धातु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एलॉय। जैसे आपने देखा होगा पीतल को बनाने वाला तांबा, कॉपर, ठीक है। फिर सुना होगा जर्मन सिल्वर। ये सब 2 या 2 से अधिक धातुओं के मिलाने से बनते हैं मिश्र धातु। तो सबसे पहले भौतिक रासायनिक गुणधर्म को समझिए। इसमें यह कहा गया कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें दोनों के गुणधर्म होते हैं, धातु और अधातु के। तो धातु और अधातु का जो गुणधर्म आता है उनसे बने मिश्रण को कहते हैं उपधातु, मेटलाइट्स। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, एंटीमनी, बहुत सारे। तो ये दोनों के बीच की कड़ी होती है किसकी? धातु और अधातु की। बताइए, क्या ये बात क्लियर हो गई? ये बात समझ में आ गई? इसको कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग आगे चलें। अगर डाउट है तो आप बताइएगा डाउट है, और नहीं तो बस एक लाइन बोलिएगा यस सर क्लियर है, हम समझ जाएंगे। ठीक, और भी कमेंट करिएगा कि हमें क्या और नहीं आ रहा है। आप बताएंगे तो हम आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग बनाइएगा धातुओं की सक्रियता। श्रेणी, ठीक है। अगर हम धातुओं की सक्रियता श्रेणी को देखें तो यह कहा गया कि औसतन धातुओं की जो सक्रियता श्रेणी है वो घटते क्रम में है। मतलब सबसे पहले अधिक सक्रिय धातु, उसके बाद मध्यम सक्रिय धातु, उसके बाद कम सक्रिय धातु। तो टोटल क्या कर दिए? 3 श्रेणियों में बांट दिए, अधिक सक्रिय, मध्यम सक्रिय और कम सक्रिय। अगर हम अधिक सक्रिय की बात करें तो ऐसे धातु जिनकी क्रियाशीलता अधिक होती है, मतलब ऐसे खुले में रखेंगे तो वो वायु से क्रिया करके
कोई न कोई उत्पादों का निर्माण करेंगे तो अधिक सक्रिय, उसके बाद उससे कम, उसके बाद सबसे कम। अगर देखा जाए तो अधिक सक्रिय में आता है कौन? एक छोटा सा फंडा आपको बता रहे हैं, ली क बा सर ना का, ये तुम्हारे हैं अधिक सक्रिय धातु। उसके बाद मग, अल, जन, फे, नी, सन, पब, ये तुम्हारे हैं मध्यम सक्रिय धातु। आ जाइए, अब हम लोग ले लेते हैं क्या? कम सक्रिय धातु, मतलब है कु, हक, अक, औ। कॉपी करिए बेटा। इस स्लाइड में कोई प्रॉब्लम है? इस स्लाइड में कोई दिक्कत? चलिए, जैसा कि ट्रिक की बात हुई, ये तुम्हारा क्या हो गया? लिथियम, ये पोटेशियम, ये बेरियम, ये स्ट्रांसियम, ये सोडियम और ये कैल्शियम, इन्हें कहा जाता है अधिक सक्रिय धातु। ये तुम्हारा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, निकिल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड। चलिए भाई, इन सबको कॉपी करिए। अगर कोई डाउट्स है तो बताइए मुझे। जितनी जल्दी कॉपी करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा। बताइए बच्चों, इतनी बातें क्लियर हुई कि नहीं? ये धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। यही कहा जाता है कि जब भी धातुओं की सक्रियता श्रेणी की बात होती है तो कुछ बातों को कहा जाता है कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देते हैं। ठीक, क्या कहा गया? अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातुओं को विस्थापित कर देती हैं। क्या ये बातें समझ में आ रही है? चलिए इसको कॉपी करिए, थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आयनिक यौगिक।
अगर हम बात करें आयनिक यौगिक की तो इन्हें कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स। ठीक है। फंडा क्या कहता है? फंडा ये कहता है कि इसमें आयनिक बंध होता है। इनकी जो संरचना है वो लुईस बिंदु संरचना होती है। इनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बीच, इलेक्ट्रॉनों में स्थानांतरण होता है। बताइए, क्या ये तीन बातें समझ में आई? इसमें आयनिक बंध होता है, लुईस बिंदु संरचना होती है और इलेक्ट्रॉनों में क्या होता है? स्थानांतरण होता है। जैसे मान लीजिए आपसे कहा गया कि कुछ आयनिक यौगिकों के उदाहरण दीजिए। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो सबसे टॉप पे ही चलता है बच्चा NaCl, KCl और MgCl2 और कोई भी ले लो CaCl2। ये सब के सब क्या होते हैं? क्या होते? आयनिक यौगिक। अगर हम बात करें इसमें तो ये कहा जाता है कि इसमें एक दाता होता है और दूसरा जो है वो ग्राही होता है, जिसे इंग्लिश में पहले को डोनर और दूसरे को रिसीवर कहते हैं। एग्जाम में हमसे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है लुईस बिंदु संरचना। जैसे मान लो हम इसी को ले ले NaCl, तो Na जो है और Cl जो है, इनको करने के लिए हमें याद करना होगा इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो Na की बाहरी कक्षा में आगे कितने इलेक्ट्रॉन? 2 8 1 इलेक्ट्रॉन। और क्लोरीन की बाहरी कक्षा में कितने हो गए बच्चा? 2 8 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को अष्टक नियम पूरा करने के लिए या तो इलेक्ट्रॉनों का त्याग करें और या तो इलेक्ट्रॉनों का ग्रहण करें। तो हम लोगों ने क्या याद रखा था कि जब इलेक्ट्रॉन 5 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे और जब 5 से अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि ये जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, इसीलिए इसे कहा जाएगा क्या? दाता। दूसरा वाला जो है ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसीलिए कहा आएगा ग्राही। तो जो त्यागेगा वो धनायन बन जाएगा, जो ग्रहण करेगा वो ऋणायन बन जाएगा। तो सोडियम की बाहरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, क्यों? क्योंकि यहां 1 है। क्लोरीन की बाहरी कक्षा में 7, तो इसको अलग अलग दिखाएगा संकेत से बनाने के लिए, एक को क्रॉस से और एक को डॉट से। अब हमने पाया कि इनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाएंगे कब? जब भी हम आयनिक संरचना दिखाएंगे तब। यह इसकी लुईस बिंदु संरचना होती है। अब Na और Cl को पास में कर कर इनके इलेक्ट्रॉन को एक साथ रख दीजिए। जैसे इसका ये क्रॉस वाला था, डॉट 1 2 3 4 5 6। बताइए, क्या आपको ये लुईस बिंदु संरचना समझ में आई? ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ बात करें तो छोटे छोटे गुणधर्म हैं इसके। क्या? कि जो भी आयनिक यौगिक होते हैं उनकी Mp और Bp अधिक होती है। ठीक। दूसरा, ये जल में विलेय हैं। तीसरा, ये ध्रुवीय विलायकों का निर्माण करते हैं।
और चौथा, इनमें वैद्युत संयोजक बंद होता है। बताइए, क्या ये लाइन आपको अच्छे से क्लियर है? अगर क्लियर है तो आप एक लाइन में कहिए यस सर क्लियर है, फिर हम आगे चलेंगे। उम्मीद करते हैं आज की क्लास अच्छी लग रही होगी। अगर लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा बच्चा। इसके बाद हम लोग की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है बच्चा धातु कर्म, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या? मेटलर्जी। अगर हम मेटलर्जी की बात करें तो सबसे पहले हम लोग के पास आते हैं खनिज, मिनरल्स, और उन्हीं मिनरल्स को साफ करते हैं। साफ करके क्या पाते हैं? अयस्क, जिसे कहा जाता है ओर। इन्हीं ओर्स को साफ करने के प्रोसेस को कहते हैं क्या? धातु कर्म, जिसकी मुख्यतः कुछ विधियां हैं। जैसे सबसे पहला है अयस्कों का सांद्रण, उसके बाद निस्तापन, इसके बाद भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन। इतनी सारी विधियां हैं इसमें। और अगर हम बात करें सांद्रण में, तो सबसे पहली विधि अपनाई जाती है अयस्कों के सांद्रण के लिए झाग पल्लवन विधि। मेरे बच्चों याद होगा आपको, ऐसा टैंक बना था, यहां से ऐसा एक द्वारक लगा हुआ था। इसको किसी और कलर से बना दे। देखा होगा जिनके पास नगीन या राजीव की बुक है उनमें ऐसा फिगर दिया होगा, ठीक है। उसके बाद याद आएगा गुरुत्वीय पृथक्करण, उसके बाद याद आएगा चुंबकीय पृथक्करण, उसके बाद याद आएगा लीचिंग। ये सारी की सारी विधियां अपनाई जाती हैं किसमें? अयस्कों के सांद्रण में। उसके बाद उन्हें कम ताप पर सांद्रित करके उसमें से CO2 H2O नमी को बाहर निकाला जाता है, उसे निस्तापन कहते हैं। फिर तेज आंच पे जलाते हैं, जिसे कहा जाता है भर्जन। इंग्लिश में बेटा इसी को कहते हैं रोस्टिंग। और इसी के द्वारा अयस्क जो है वो निम्न भागों में प्राप्त होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि या तो ज्यादातर ऑक्साइड ओर आते हैं, या तो सल्फाइड आते हैं, या तो कार्बोनेट आते हैं, या तो क्लोराइड आते हैं। ये इन कुछ प्रकार में अयस्कों को प्राप्त किया जाता है। बताइए क्या ये बात पकड़ में आ रही है? फिर उसे सांद्रित करते हैं। सांद्रित करने को ही कहते हैं प्रगलन। और लास्ट में आते हैं धातु का शोधन, मतलब प्योरिफिकेशन। अगर हम प्योरिफिकेशन की बात करें तो औसतन 2 आता है, आप याद रखिएगा। एक कहा जाता है, इसका प्रोसेस का नाम है विद्युत अपघटनी विधि, और जो दूसरा आता है जिसे कहते हैं पोलिंग विधि। अगर हमसे पूछे कि विद्युत अपघटनी विधि में कॉपर कितने प्रतिशत तक प्राप्त होता है, तो 99.99%। और पोलिंग विधि में जो कॉपर है वो 98% तक शुद्ध कॉपर प्राप्त करते हैं। तो इन विधियों के द्वारा हम धातु को शोधन करते हैं
उसी प्रक्रिया को धातु कर्म कहा जाता है। बताइए क्या ये बात पकड़ में आ रही है? उसके बाद ये कहा जाता है कि धातुओं में जंग लगते हैं, उस क्रिया को कहते हैं धातु का संक्षारण। जैसे अगर हम बात करें कुछ धातु की और उनमें संक्षारण रंग की, तो सबसे पहला ही पूछा जाता है लोहा। तो याद करिए उसका रंग क्या था? लाल भूरा। उसके बाद बच्चा है इसमें चांदी, सोना, तांबा। तांबा को ही कहते हैं बच्चों कॉपर। सोना से सोनो काय हो गया भाई? ठीक है। तो हमसे एग्जाम में पूछा जाता है कि जब इन धातुएं संक्षारित होती हैं तो संक्षारित होकर इनमें क्या होता है, कैसा रंग परिवर्तित करती है। संक्षारण का एक शाब्दिक अर्थ यह भी है जंग लगना। सुना होगा, लोहे में जंग लगता है तो उसका रंग बदल जाता है, लाल भूरे रंग का हो जाता है। सोना और चांदी सामान्यतः क्या रंग प्रदर्शित करते हैं? काला। याद करो आपके गले में जो सोने की चैन है उसको काफी समय से आपने देखा नहीं, देखोगे तो पाओगे जगह जगह काले काले धब्बे आ रहे हैं। वो काले धब्बे वो रोज की जो हवा, पानी और पसीने से लगती है तो वो संक्षारित हो रही। कई सालों बाद आप वेट करना, जब आप सोने की चैन खरीदे थे तो 1 किलो का था ना, झूठ नहीं बोले। और बाद में जब वेट हुआ तो वो 1 किलो से कम हो गया, 700, 800, 900 ग्राम हो गया। तो वो संक्षारित होकर उसकी गुणवत्ता कमी हो जाती। उसी प्रक्रिया को जंग लगना कहते हैं। और ये ज्यादातर होता है क्या? हरा। तो ये धातुएं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमें क्या करना है? संक्षारण से बचाव करने, क्योंकि अगर आप संक्षारण से बचाव करेंगे तभी तो हमारी चीजें क्या होंगी? बचेंगी। वरना जो धातुएं होती हैं वो नष्ट हो जाएंगी और सारा किया कराया पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो संक्षारण से क्या है? बचाव। सबसे पहला याद रखिएगा, तेलों के द्वारा। कुछ याद आएगा, ये पहले चैप्टर में भी था। ग्रीस के द्वारा, गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण में क्या आया था कि जिंक की परत चढ़ा दिए थे लोहे पर। सुना होगा नॉन स्टिक का बर्तन। उसके बाद औसतन ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं? पेंट करके। उसके बाद इसी का एक नाम है यसत लेपन, हम दूसरा एक नाम बता रहे हैं विद्युत लेपन। और आज के टाइम में ज्यादातर मिश्र धातुओं का प्रयोग करके हम संक्षारण से बचा सकते हैं। बताइए, ये चैप्टर हो गया क्लियर। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा। आपका एक छोटा सा काम रहेगा, आप ज्यादातर जो आपके लास्ट ईयर के अयस्को होंगे उनको जरूर याद कर लीजिएगा। आइए एक बार हम लोग रिवीजन कर लिया जाए, देखा जाए क्या देखा आज की क्लास में। आज धातु अधातु का फाइनल शॉर्ट था। उम्मीद करते हैं आपकी चीजें क्लियर हुई होंगी। अगर देखा जाए तो हमारे पास 3 है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु अधातु के गुणधर्म ये साफ साफ है, इनको आप पढ़ लीजिएगा। कुछ गुणधर्म निकाल भी दिए लेकिन आप पढ़ लीजिएगा तो ज्यादा अच्छा होगा। वह जो धातु अधातु दोनों के गुणधर्म होते हैं उसी को कहा जाता है क्या? उपधातु। धातु ठोस होते हैं, पारा लेकिन द्रव होता है, कैटायन होते हैं। उदाहरण ये है। भौतिक और रासायनिक गुणधर्म को समझिए। भौतिक रासायनिक गुणधर्म क्या होता है? ठीक। उसके बाद
अगर हम देखें तो भौतिक अवस्था में अवस्था, आघात, वर्धिता, तन्यता, चमक, चालकता, पारदर्शिता, घनत्व, ये रसायन। और इसको याद रखिएगा कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। आयनिक यौगिक, देखिए आयनिक यौगिकों की ये पहचान होती है, इनको अच्छे से याद कर लीजिए। कुछ आयनिक यौगिकों के एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल याद कर लिए, NaCl, KCl, MgCl2 वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके साथ ही साथ ये कुछ गुणधर्म है। धातु कर्म में सामान्यतः खनिज अयस्क को लिए जाते हैं। मुख्यतः 5 होते हैं अयस्कों का सांद्रण, निस्तापन, भर्जन, प्रगलन और धातु का शोधन। और लास्ट है धातु का संक्षारण, मतलब जंग लगना और संक्षारण से बचाव। बताइए क्या ये बातें क्लियर है? तो अगर क्लियर है तो थैंक यू सो मच आज के लिए। इतना आप बस मन लगा के पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। अगर कोई डाउट्स हो तो टेलीग्राम पे या तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिए, हम आपके कमेंट्स का बहुत बेसब्री से इंतजार करेंगे। चलिए बाय बाय।